नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में क्या चल रहा है। और आज बात करेंगे यूपी में एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बनाई गई संघ की रणनीति की, जिसको लेकर 2 दिनों तक लखनऊ में बैठक की गई, जिसमें संघ ने बीजेपी से राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर 2022 के चुनाव में उतरने की बात कही। तो वहीं अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध दिया और इसे साजिशी रणनीति बनाने के लिए हुई बैठक कह दिया। वहीं अखिलेश की बसपा से गठबंधन की टीज भी इसमें सामने आई, जब वो बोले कि मेरे घर के सदस्य भी चुनाव हार गए। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संघ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को इस यूपी चुनाव में किसी भी तरह से जीत नहीं होगा। राम मंदिर, धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे कई चीजें हैं बीजेपी के पास जिसको लेकर सीधे सीधे चुनाव में जाने की बात कही गई संघ की तरफ से। देखिए, ये जो फैसला हुआ है ये उसी दिन तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने वाली है। बहुत बवाल मच रहा था, कुछ इंटरनल मसला भी था, पार्टी के अंदर सब कुछ स्वस्थ नहीं था जी। तो आरएसएस का जो पहला फरमान था कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव के चेहरे होंगे, उनको कमांडर इन चीफ बनाया गया, वही तय करेंगे किस तरह की रणनीति बननी चाहिए, कैसा चेहरा आगे बढ़ाना है, कैसे कैंपेन करना है, किनको टिकट देनी है, किसका काटना है। ये सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पे डाल दी गई और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उससे साफ साफ कह दिया गया था कि आप बाकायदा एक गाइड की तरह इनको जो है आप गाइड करेंगे, फैसला ये लेंगे, सब कुछ यही करेंगे, लेकिन आपके कंसल्टेशन के साथ करेंगे। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के ऊपर यूपी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, योगी जी के चेहरे पे। और इसके पीछे योगी वर्सेस मोदी के बीच लड़ाई या कोई कोल्ड वॉर नहीं है। संघ इस बात को मानती है कि हर राज्य में आपके पास इस तरह से बैटरी ऑफ लीडर्स होने चाहिए जो भविष्य की चुनौतियों को झेल सकते हो और वो एक लीडर बन के उभर सकते हैं और अपने राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे नहीं लड़ा जाना चाहिए। और इसमें हार भी तो हो रही है। दिल्ली में आपके पास नहीं है, यूपी में आपके पास नहीं था पिछले चुनाव में, लेकिन अब जब योगी जी एक पॉपुलर लीडर बनकर के उभरे हैं तो ये तो संघ की दृष्टि थी, उनकी प्लानिंग थी। और हर राज्य में इस तरीके से लीडर्स को जो है खड़ा करने की एक नई रणनीति जो है संघ की तरफ से बनाई गई है। अब आपने जब चुन लिया कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव का चेहरा होंगे तो योगी आदित्यनाथ तो जाने ही जाते हैं हार्डकोर हिंदुत्व के लिए जी। वो न लाग लपेट करते न कुछ करते। आज उन्होंने एक फैसला सुना दिया, फैसला ये सुना दिया, हालांकि कोई फैसले में कोई बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है। कोर्ट भी यही कह रही है, केंद्र सरकार भी ये कह रही है, दूसरे राज्यों में भी इसी को किया जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने आज फौरन एक फरमान जारी कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो बकरीद आने वाली है इस दौरान गौवंश की हत्या और ऊंट जो है उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। भाई कोई नहीं करता है, फिर भी आपने एक मैसेज दे दिया जी, शुरुआत कर दी। मतलब उन्होंने आपने साथ में ये भी कह दिया कि मस्जिद में 50 आदमी से ज्यादा नहीं होगा। वो प्रोटोकॉल तो सबको फॉलो करना चाहिए, वो सब फॉलो कर रहे के लिए। हैं। लेकिन जब आप योगी आदित्यनाथ के नाम से इस तरह की खबरें जब चलती हैं, जब तो उसका लोग उसे दूसरे वे में ही लेते हैं, तो लोगों को ये अपने कंस्टिट्यूएंसी को बाकायदा एक मैसेज देते हैं कि हम वही हैं जो पहले थे। अब ये आरएसएस की तरफ से अब गेरुआधारी योगी, उनको आप अपने चुनाव का चेहरा बनाएंगे तो एजेंडा तो वैसे ही होगा, वही होगा। तो आपने क्या एजेंडा रखा है? सबसे पहला एजेंडा जो संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसको बाकायदा एक इशू बना करके इस चुनाव में जाना है, वो नंबर 1 एजेंडा जो है वो धर्मांतरण का है। और ये
कोई आज की माने आज ऐसा प्लान हो गया अचानक से, आज फैसला ले लिया गया, ये नहीं है। हमने दंगल में ही, इस कार्यक्रम में ही हमने बताया था कि किस तरीके से योगी जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 5-10 सालों में कहाँ कहाँ धर्मांतरण हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट वो मांग रहे हैं, और पुलिस से हर डिस्ट्रिक्ट का वो रिपोर्ट आ रहा है, उसकी डिटेल में हम लोगों ने प्लान प्रोग्राम किया था। और इन सब कामों के लिए 500 लोगों की अलग टीम खड़ी है। तो अब आप देखिए कि फैसला तो आज खबरों में आ रहा है कि भाई ये धर्मांतरण, तैयारियां तो पहले से थी, लेकिन ये सोच, ये तैयारी वो पहले से थी, और इसलिए धर्मांतरण इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर इशू जो भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के जाएगी। और मैं आपको बताऊं, धर्मांतरण वाला जो मुद्दा है उसमें इतना ज़्यादा, उसमें कह सकते हैं कि पेच है कि इसमें विपक्ष बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हो जाएगा। भाई कौन पॉलिटिकल पार्टी ये रिस्क लेगी कहने के लिए टाइम कोई नहीं कि भाई धर्मांतरण में जो उमर गौतम पकड़ा गया है वो इनोसेंट आदमी है। हाँ, कोई नहीं कहेगा। तो आप सीधे हो जाओगे, जो इसके विरोध में जाएगा वो एंटी हिंदू कहलाएगा। आज खबर आई है नहीं, ये जो धर्मांतरण का जो पूरा रैकेट चल रहा है, जो पैसे जो विदेश से आ रहे थे वो चाइना से भी जुड़े हुए हैं। चाइना से जुड़ रहे हैं ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये मीडिया वाले भी, ये लुटियन मीडिया जो है 38 करोड़ रुपए वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पैसा घूम करके अमेरिका के जरिए ब्राज़ील के तरफ से घूमता हुआ ये इन लोगों के पास पहुंच रहा है। तो धर्मांतरण रैकेट, और वो कौन करवा रहा है? जो जिंगजियांग में मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, वो चीन का पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में मुसलमान बनाने के लिए। तो अब ये एक ऐसा इमोटिव मसला है कि विपक्ष इसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाएगा, और ये लोग बहुत ही खुल्लम खुल्ला जिसको कह सकते हैं कि भाई जैसे 2020 का मैच होता है, बैट्समैन जो है हर बॉल पर चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर चौका छक्का मारेगी, और ये लोग पाकिस्तानी बॉलर की तरह जो विपक्ष जो है वो पिटता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो हुई धर्मांतरण की बात, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी पहले से ही जाती है जनता के बीच, और अब वो जब वो बनने के लिए तैयार है तो अब तो उसको मतलब उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अब तो लोग सीधे बीजेपी के साथ। अब देखिए घोषणा भी कर दी गई, घोषणा कर दी गई कि भाई अब कब से यहाँ जो आप रामलला का दर्शन पहले कर सकेंगे। 2024 था, ये कर दिया 2023 के लास्ट। तो ये धीरे धीरे आप देखिए कि उसकी पूरी तैयारी, बाकायदा तस्वीरें भी आ रही है कि अब पूरा बेस का काम हो गया, तो पिलर्स पड़ गए। तो ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे इस चीज़ को एम्फसाइज किया जाता है कि हमने वायदा किया था कि जब हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो मंदिर हम बनाएंगे, और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर वहीं बन रहा है। तो वो एक मुद्दा है कि जो लोग राम भक्त हैं, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के नाम पे वोट देते आए हैं, वो उनके साथ फिर से आ जाएंगे। अब एक दो मसला और भी है। एक तो टेररिज्म का मसला है, जो ये आतंकवाद और ये सारे ATS कार्रवाई कर रही है, उसमें भी बहुत सारा माने अगले वो भी बीजेपी के लिए फायदेमंद 5-6 महीने तक चलेगा, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। और ये भी आर्टिकल 370 के बारे में भी कहा गया कि भाई ये जो हमारे जो मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग अब तक जिस वजह से जिन मुद्दों की वजह से समर्थन देते थे, तो कहने का मतलब ये है कि RSS ने जो आज ये फैसला किया, वो एक फैसला ऐसा है जो बीजेपी के कैंपेन को और धारदार बनाएगा। योगी जी के चेहरे के साथ साथ हिंदुत्व वो जेल करता है, वो पूरा एक पैकेज बन करके जाएगा। और दूसरी तरफ इसका आप ये समझिए कि इसका रेमिफिकेशन उधर क्या होगा। उधर ये लोग इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आप इन मुद्दों पे, चाहे वो जनसंख्या कानून हो, चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, उसके ऊपर इनको विरोध में कुछ न कुछ बोलना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप विरोध में ज़्यादा मुखर होकर नहीं आएंगे सामने, मुस्लिम वोट जिसकी वजह से आप ये जो डिवाइड जो है राजनीति का, विचारधारा का, तो वो आपको जो है वो करना पड़ेगा। आप जितना मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में इधर इन मुद्दों के ऊपर
बीजेपी को घेरोगे डॉक्टर उतना आपको नुकसान होता चला इसमें जाएगा। पेच ये है कि जनसंख्या कानून के मुद्दे पर एक तरह से सचेत भी किया है संघ ने बीजेपी को, और जो उसमें एक बच्चे वाला कानून है उसमें कुछ बदलाव के भी सुझाव दिए गए हैं। देखिए अभी जनसंख्या कानून जो है वो कानून आया नहीं है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार है। अब ड्राफ्ट के ऊपर तो बहस होगी, हर लोगों से पूछताछ होगी। अब जैसे असम के अंदर बैठकें चल रही हैं, मौलवी मौलानाओं से भी वहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा बातचीत कर रहे हैं कि भाई किस तरह से इसको ये किया जाए। तो वैसे ही एक्सरसाइज जो है यूपी में भी होगा। तो आरएसएस की तरफ से एक सुझाव आया है, बाकी और भी तरफ से लोगों की तरफ से सुझाव आएगा और उसमें बदला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है कि जब तक ये 2 से ज़्यादा ना हो जी, वो एक जो है जिसको कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन जो केस ये जो है वो बना के रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अखिलेश यादव की बात करते हैं। आजकल ऐसे हो रहे हैं, वो जैसे वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही। क्योंकि 2017 में कांग्रेस के साथ गए तो सत्ता से हाथ धो लिया, 19 में मायावती आरएलडी के साथ गए तो अपने जो घर की सीटें थी वो भी उन्होंने गंवा दी, फायदा हुआ इसका बसपा को। तो अब अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, खासतौर से उनसे जिनका किसी जाति समुदाय में विशेष पकड़ हो जिनकी। देखिए अखिलेश यादव चैलेंजर हैं, देयर इज नो डिनाइल, और बीजेपी में भी लगातार निशाने साध रहे हैं। ये चुनाव बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होने जा रहा है। अनटिल अनलेस मायावती वो ब्राह्मण वोट में कुछ सेंध न मार दे तो उससे पूरी की पूरी कहानी जो है बदल जाएगी। कांग्रेस पार्टी नॉन प्लेयर है। प्रियंका वाड्रा जितना भी घूम लें, जितना भी टहल लें, जितना भी मीडिया के जरिए अपना माहौल बनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि बड़ी पार्टियों के साथ ये जाना नहीं चाहते जी, क्योंकि उनको मालूम है कि बड़ी पार्टी के साथ आप गए कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मान लीजिए आप कर भी लेते हैं, आप कॉन्स्टेंटली जो है आपको ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं कि वो समर्थन में आए नहीं आए, ब्लैकमेलिंग से लेकर के सारा चीज़। इनके पास एक फार्मूला पहले से बना हुआ है कि भाई मुस्लिम और यादव का वोट मिल जाए 30-35% अगर हम वोट पा लेते हैं तो हमारा पोजीशन जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये 4 कॉर्नर माने 4 कॉर्नर चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी भी हर जगह कुछ ना कुछ करेगी, बसपा भी करेगी। तो इनका कैलकुलेशन ये है कि 30% के आसपास वोट अगर हम पा लेते हैं तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। और इसीलिए जो उनका जो टोटल फोकस है वो फोकस है कि एन केन प्रकारेण जो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ टोटलिटी में आ जाए, वो बटे ना। और इसलिए जो संघ की जो मीटिंग हुई, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई साजिशी रणनीति, क्योंकि इससे पहले जो छोटे छोटे चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ब्लॉक प्रमुख की बात करें, पंचायत जिलाध्यक्ष की बात करें, तो लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर निशाने साधती रही है कि जबरदस्ती और गड़बड़ी। आप इस बात को समझिए कि भाई साजिश वर्ड जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत जल करता है। आप कोई भी चीज़ हो वो कहते भाई इजरायलियों की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, ये संघ वालों की साजिश है। तो ये जो साजिश की जो थ्योरी जो है ये नया वर्ड लाए अखिलेश, साजिशी रणनीति। तो ये आप जो लोग अभी तो चुनाव अभी स्टार्ट होने वाला है, जब भी आप इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल अगर आप देखते हो कि भाई इसकी साजिश है उसकी साजिश है, तो पहला निशाना आप समझ लीजिए कि ये जो है मुस्लिम वोटर्स को जो है लुभाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारत की राजनीति का एक ऐसा माने समझ लीजिए कि भाई ओपन सीक्रेट, भाई साजिश हो गई। तो ये जो है अखिलेश यादव अपना उसमें जुटे हुए हैं कि भाई किसी तरीके से मुस्लिम वोट उनका इंटैक्ट रहे। और यादव और मुस्लिम एक बहुत ही पोटेंट एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बाकी जो टिकट बंटवारा किस तरह से करते हैं तो लेकिन इस बार उनके सामने ये भी चुनौती है, असदुद्दीन और आम आदमी पार्टी जैसे जो लोग आ रहे हैं, वो देखिए आम आदमी पार्टी काटेंगे थोड़ा बहुत वोट इनका। नहीं, आम आदमी पार्टी कितना भी अपना ये कर ले, उछल कूद मचा ले या ओवैसी उछल कूद मचा ले, यूपी के वोटर राजनीति के तौर पे बड़े मैच्योर है। दूसरा ये कि मुस्लिम वोटर्स तो वही वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। वो चाहे सामने में ओवैसी की भीड़ में वो चले जाएंगे, भाषण सुन लेंगे, ये भी कहेंगे बहुत अच्छी बात कह रहा है, ओवैसी जो है हमारा लीडर है, वोट जो जाकर के वो उसी को देंगे जो बीजेपी को हराएगा।
तो इसमें तो आम आदमी पार्टी या असदुद्दीन है कांग्रेस नहीं पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब गौण हो जाते हैं, ये सब का कोई माने मतलब नहीं है। तो इसलिए जो मुझे तो इस वक्त यही नज़र आ रहा है कि अखिलेश यादव इज़ ए गुड एंड बिग चैलेंजर टू योगी जी, और ये दोनों के बीच जो है वो मसला फंसेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो जहां बीजेपी की कोर कमेटी के सामने संघ ने साफ कर दिया है कि यूपी में बीजेपी को हर हाल में सरकार बनानी है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी आंतरिक कलह को भूलकर एक साथ मिशन 2022 के लिए अभी से जुट जाए, तभी अधूरे काम पूरे होंगे जब दोबारा सरकार बनेगी। लिहाजा सभी एकजुट होकर सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। तो अखिलेश ने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती देख हताश निराश बीजेपी और संघ बैठकें कर लोगों को बहकाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपनी पुरानी गलती से सबक लेते हुए 2022 के चुनाव में किसी बड़े दल से गठबंधन करने से भी तौबा कर ली और अब उनकी नजर छोटे दलों को साधने पर है, जिनकी पकड़ किसी जाति या समुदाय विशेष में हो, जिसका फायदा सपा को मिले। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।